हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 6 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आजकल न्यूज़पेपर अपलोड होने में लेट हो जा रहा है क्योंकि जो मेरा वाईफाई है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे मोबाइल डेटा से न्यूज़पेपर अपलोड करना पड़ता है। तो आपको कुछ दिन बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं वापस से जो न्यूज़पेपर है वो मॉर्निंग में अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, तो आप बस कुछ दिन बेयर कर लो। और सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि मैं प्रीलिम्स के बाद इकॉनमी का कोर्स लॉन्च करूँगी, क्योंकि मेजॉरिटी ने यही बोला था कि उसको इकॉनमी का कोर्स चाहिए और इकॉनमी का कोर्स आपको बेसिक से मिलेगा, तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो अब हम आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो आज की हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट प्रपोजेस चेंजेस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सेंटर हैज़ प्रपोज टू अमेंडमेंट टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, तो उसके लिए प्रपोजल रखा गया है। पहला प्रपोजल ये है कि फॉरेस्ट लॉज उसको लिबरलाइज किया जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स करने की बात की है कि हम नॉर्म्स को स्ट्रिंजेंट करेंगे ताकि जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है उनको मेंटेन किया जा सके। तो नॉर्म्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन बाय इंक्रीजिंग पीनल प्रोविजंस फॉर ऑफेंसेस एंड मेंटेनिंग प्रिस्टीन फॉरेस्ट। तो प्रिस्टीन फॉरेस्ट के अगेंस्ट कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ज़्यादा अब स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लगाए जाएंगे ताकि जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है वो मेंटेन रहें। इसके अलावा प्रपोजल के अकॉर्डिंग जो भी डीम्ड फॉरेस्ट लिस्ट किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 1996 तक, वो फॉरेस्ट लैंड ही कंसिडर किया जाएगा। तो 1996 से पहले जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डीम्ड फॉरेस्ट लिस्ट किए गए थे तो वो वैसे ही रहने वाले हैं। लैंड दैट वाज एक्वायर्ड बाय द रेलवेज एंड द रोड मिनिस्ट्रीज बिफोर 1980। इसके अलावा जो लैंड जो भी एक्वायर किया था रेलवे और रोड मिनिस्ट्री ने 1980 से पहले, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर फॉरेस्ट आ गए तो उसको फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1960 से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी डीम्ड फॉरेस्ट कंसिडर किया था तो उसको फॉरेस्ट लैंड ही माना जाएगा। लेकिन 1980 के बाद रेलवेज या रोड मिनिस्ट्री ने जो भी लैंड एक्वायर किया था लेकिन उसके बाद उस पर कोई फॉरेस्ट आ गया है तो उसको फॉरेस्ट लैंड नहीं माना जाएगा। तो दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में प्रोमलगेट हुआ था। उससे पहले 1996, बिफोर द 1996 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन टीएन गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, फॉरेस्ट लैंड वाज ओनली। अब इस 1996 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले ये माना जाता था कि फॉरेस्ट लैंड वही है जो कि फॉरेस्ट एक्ट 1927 में डिफाइंड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये बोला, कोर्ट इंक्लूडेड ऑल एरियाज विच आर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, कि किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कोई एरिया अगर फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है तो उसको फॉरेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट मान रहा था वो ये मान रहा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927 के तहत अगर कोई फॉरेस्ट है तो उसको तभी फॉरेस्ट माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के टीएन गोदावरम जजमेंट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि कोई भी एरिया अगर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर फॉरेस्ट है तो उसको फॉरेस्ट ही माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। अब जैसे रेलवे का लैंड है, अगर उस पर कोई फॉरेस्ट आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग तो उसे फॉरेस्ट माना जाएगा। तो इसमें मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कुछ भी डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द केसेस ऑफ रेलवेज एंड रोड्स। देयर इज लैंड दैट दीज मिनिस्ट्रीज ओन। तो लैंड है जो कि ये मिनिस्ट्रीज ओन कर रही हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकती बिना परमिशन के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है टीएन गोदावरम जजमेंट में कि कोई भी लैंड, अगर कोई भी एरिया अगर फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो उसको फॉरेस्ट माना जाएगा और यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी MOEF से। और ऐसी किसी भी परमिशन लेने में लगभग 2-4 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से डिलेज होते रहते हैं। तो इन सारी कुछ चीज़ों का एड्रेस करेगा ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट, अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी 15 साल से जो भी व्हीकल्स 15 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो स्क्रैपेज में उनको हटा दिया जाए क्योंकि वो ज़्यादा पोल्यूशन एमिट करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन जो रिन्यूअल की फ़ीस है वो बढ़ा दी है। तो ओनर्स ऑफ कार्स दैट आर नो मोर दैन 15 ईयर्स ओल्ड विल हैव टू शेल आउट 8 टाइम्स मोर मनी टू रीन्यू द रजिस्ट्रेशन। तो उनको लगभग 8 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर उनको अपनी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इतना सारा पैसा देने से अच्छा वो क्या कर सकते हैं, अपनी व्हीकल को व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में हटा दें। तो एज द सेंटर प्रिपेयर्स ग्राउंड टू फेज आउट ओल्ड एंड पोल्यूटिंग व्हीकल्स इन लाइन विद द नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो ऐसा कुछ सेंटर करने की कोशिश कर रही है। आगे हम चलते हैं। अब ये रिपोर्ट आई है यूनेस्को की, तो हम देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं। तो देयर आर नियरली 1.2 लाख सिंगल टीचर स्कूल्स इन द कंट्री। तो कंट्री में लगभग 1.2 लाख सिंगल टीचर्स स्कूल हैं। इसका मतलब ये है कि 1.2 लाख जो स्कूल्स हैं उसमें सिर्फ एक ही टीचर है। तो देयर आर नियरली 1.2 लाख सिंगल टीचर स्कूल्स इन द कंट्री ऑफ विच एन ओवरवेलमिंग, और इसमें से जो 89% है वो रूरल एरियाज़ में है। अब ये कैसे पता चला, तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट
रिलीज़ हुई है उसके द्वारा पता चला है। और इस रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया को लगभग 11 लाख एडिशनल टीचर्स की ज़रूरत है, जो हमारी करंट शॉर्टफॉल है उसको फुलफिल करने के लिए। अभी फाइंडिंग्स आई इन द रिपोर्ट स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021, जिसमें जो भी डेटा लिया गया है कि टीचर एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो वो डेटा लिया गया है PLFS जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और दूसरा डेटा लिया गया है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डेटा। जब कैलकुलेशन किया गया PLFS की 2018-19 डेटा जो था, उससे ये पता चला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 1 लाख सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, जिसमें से 89% जो हैं वो हैं रूरल एरियाज़ में। तो यही बात बताई गई। और सबसे ज़्यादा ऐसे स्कूल्स कहाँ पर हैं, तो 89% ऑफ दीज सिंगल टीचर स्कूल्स आर इन रूरल एरियाज़, तो ये गाँव के एरिया में है। हाई परसेंटेज अगर स्टेट से कंपेयर करो तो हाई परसेंटेज ऑफ सिंगल टीचर स्कूल्स हैं अरुणाचल प्रदेश, देन गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। इसके अलावा जो जेंडर रेशियो है प्रोफेशंस में ओवरऑल बैलेंस्ड है, मतलब लगभग 50% विमेन टीचर्स होंगी तो 50% मेन टीचर्स होंगी, तो यहाँ पर तो थोड़ा बैलेंस है। एट 32% त्रिपुरा हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ विमेन टीचर्स, तो विमेन टीचर्स सबसे ज़्यादा कम त्रिपुरा में है। तो प्रोपोर्शन ऑफ विमेन टीचर्स इन रूरल लोकेशन इज लेस देन इन अर्बन लोकेशन, तो अर्बन लोकेशन में ये जो हमें जेंडर रेशियो बैलेंस दिखता है वो रूरल एरियाज़ में बैलेंस नहीं है। रूरल एरियाज़ में जो प्रोपोर्शन विमेन टीचर्स का वो कम है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन काउंटर पार्ट्स। अब glaring constraints affecting the teacher profession in India as highlighted in the report have a direct bearing on quality of education। अगर टीचर फैकल्टी रेशियो, अगर टीचर्स इतना ज़्यादा कम है, टीचर स्टूडेंट रेशियो में अगर टीचर्स इतने ज़्यादा कम है एज प्रोपोर्शन टू द स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो एज द रिपोर्ट सेज इट इज़ लाइकली दैट अ टीचर्स इनकम यहाँ पर, और ये भी बताया गया रिपोर्ट में कि जो टीचर की इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है। प्राइवेट स्कूल की टीचर्स की इनकम तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की इनकम फिर भी ठीक है। तो बेस्ड ऑन द PTR ऑफ 35:1, तो लगभग 35 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए। द टोटल एडिशनल टीचर रिक्वायरमेंट इज फाउंड टू बी, तो अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग जाओ कि 35 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, तो लगभग 11 लाख और टीचर्स की ज़रूरत है। तो स्टेट विद लार्ज रिक्वायरमेंट, तो कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 3,20,000 और ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है। तो PLFS डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला है जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी वो बहुत कम है, लगभग 13,564 रुपये है, विद रूरल प्राइवेट स्कूल टीचर्स अर्निंग लेस एट ₹11,584। इसके अलावा जो रूरल प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं उनकी सैलरी तो और भी ज़्यादा कम है। जो विमेन टीचर्स है रूरल प्राइवेट स्कूल्स में उनकी सैलरी और भी ज़्यादा कम है। तो वाइल अर्ली चाइल्ड एजुकेशन टीचर्स आर पेड ऑलमोस्ट द सेम इन टू सेक्टर्स, प्राइवेट स्कूल टीचर्स अर्न ओनली अबाउट 43% ऑफ व्हाट अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर अर्न्स। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो भी अर्न कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले सिर्फ उसके 43% ही अर्न करते हैं, तो उनकी सैलरी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, ये बोला था कि स्टेट जो है वो बाउंड नहीं है रिजर्वेशन देने के लिए SC ST को इन मैटर ऑफ प्रमोशंस। तो नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी, जो स्टेट है वो बाउंड नहीं है कि वो रिजर्वेशन दे SC ST को प्रमोशंस के मैटर में। लेकिन उसके बाद भी स्टेट्स अगर देना चाहते हैं तो वो उनका डिस्क्रिशन है। लेकिन अगर स्टेट से प्रमोशन दे रहे हैं तो उनको ये प्रमोशन डेटा से बैक करना पड़ेगा, उनको ये डेटा दिखाना पड़ेगा कि SC ST का जो रिप्रेजेंटेशन है कम है, इसीलिए हमें प्रमोशन में उनको रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। तो एंड मेक सच प्रोविजन द स्टेट हैज़ टू कलेक्ट क्वान्टिफिएबल डेटा, तो स्टेट को यहाँ पर क्वान्टिफिएबल डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और ये शो करना पड़ेगा ये जो क्लास है बैकवर्ड है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो इट इज़ मेड क्लियर दैट इवन इफ द स्टेट हैज़ कंपेलिंग रीजंस, तो अगर स्टेट के पास कंपेलिंग रीजंस हैं, उसने ये डेटा देकर प्रूफ कर दिया कि नहीं ये कम्युनिटी बैकवर्ड है और हमें यहाँ पर इसको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी ये जो रिजर्वेशन की सीलिंग है जो इंदिरा साहनी जजमेंट में बोली गई थी कि 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो उस 50% का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो स्टेट विल हैव टू सी दैट इट्स रिजर्वेशन प्रोविजन डज नॉट लीड टू एक्सेसिवनेस सो एज टू ब्रीच द सीलिंग लिमिट ऑफ 50% और ऑब्लिटरेट द क्रीमी लेयर। तो ऐसा नहीं कि क्रीमी लेयर को ऑब्लिटरेट कर दें, जो कि OBC में होता है, आपको पता है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया होता है। और एक्सटेंड रिजर्वेशन इनडेफिनेटली, इसके अलावा अगर उनके पास क्वान्टिफिएबल डेटा, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजर्वेशन इनडेफिनेटली तक दे दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको M नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कुछ पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर एक पेज तो पूरा पेंडोरा पेपर्स के लिए डेडिकेटेड होता है। पेंडोरा पेपर्स का मोडस ऑपरेंडी आपको पता है, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब पेंडोरास बॉक्स के बारे में एक आर्टिकल है, हम देख लेते हैं। तो सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं स्टार्टिंग मंडे, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने कोलैबोरेशन किया था इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट
जिसमें जो डेटा लीक हुआ है जिसमें ये पता चला है कि ग्लोबल एलीट्स जो हैं वो कैसे टैक्स लॉज में जो क्रैक्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और टैक्स हेवन्स जैसे जो टैक्स हेवन कंट्री होते हैं जिसमें आसानी से पैसा पार किया जा सकता है, टैक्स से बचा जा सकता है, क्योंकि उन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा जो जूरिसडिक्शन होता है वो बहुत, जो रेगुलेटरी लॉज होते हैं वो बहुत लैक्स होते हैं, जिसकी वजह से लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अपने असेट्स को कैसे जो एलीट्स है वो रिंग फेंस करते हैं ऐसे ऑफशोर स्ट्रक्चर्स बना के, ताकि अथॉरिटीज़ के द्वारा स्क्रूटनी से बचा जा सके। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हम आप जैसे लोग जो पूरा टैक्स देते हैं ईमानदारी से, उनके अंदर एक डीमोरलाइजिंग आएगा कि अब ये जो एलीट्स है ये तो इतना सारा पैसा कमाते हैं उसके बाद भी बचा लेते हैं, और हम जैसे लोग सारा टैक्स भर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट आएगा कि हमें भी लगेगा कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो दिस इन्फॉर्मेशन ग्लीन फ्रॉम द लीक ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तो पेंडोरा पेपर से पता चला। इससे पहले और भी पेपर्स रिलीज हुए थे, जैसे कि 2016 में पनामा पेपर्स हुए थे, उसके बाद पैराडाइज पेपर हुए थे, अब पेंडोरा पेपर्स रिलीज हुए हैं। अर्लियर रेवलेशंस जब हुए थे पैराडाइज पेपर्स और इसके अलावा पैनामा पेपर्स, तो उसके बाद रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को टाइटन किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो एलीट्स हैं वो कहीं ना कहीं से लूपहोल निकाल ही लेते हैं। तो द पेंडोरा पेपर शो दैट ओवर 300 इंडियंस, तो लगभग 300 इंडियंस को ऑफशोर स्ट्रक्चर्स हैं। अब डिस्टिंक्शन होता है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन। तो अगर ये लोग टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं तब तो लीगल है, तो सच स्ट्रक्चर्स आर टिपिकली यूज टू नॉट पे टैक्स। सभी कोशिश करते हैं कि टैक्सेस को ना पे करें, जो भी मनी इन्होंने ली है वो इलीगल मीन्स के थ्रू कैसे लॉन्डर करें। तो एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट बिजनेसमैन हु हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स बैंकरप्ट, तो यहाँ पर जैसे कि अनिल अंबानी एक बिजनेसमैन है जिन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था क्रिमिनल्स के सामने कि उनकी नेटवर्थ ज़ीरो है, लगभग उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उनके ऑफशोर एंटिटीज़ में। तो उन्होंने क्या कर रखा, ऑफशोर ट्रस्ट सेटअप कर रखे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने एसेट्स रख रखे हैं, जिसकी वजह से ये जो टैक्स अथॉरिटीज़ की स्क्रूटनी में ना आए। अब वाइल द यूज़ ऑफ सच स्ट्रक्चर्स मे नॉट नेसेसरी बी इलीगल, अब ये जैसे ट्रस्ट है तो इंडिया में ट्रस्ट सेटअप करना तो बिल्कुल लीगल है, आपको मैंने बताया था उस दिन एक्सप्लेन सेक्शन में कि ट्रस्ट सेटअप करना लीगल है, यहाँ तक कि आप ऑफशोर ट्रस्ट भी सेटअप कर सकते हो। तो अगर आपके पास लीगल आप उसका यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको सेटअप कर सकते हो, लेकिन अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसका यूज़ करो तो ऑफकोर्स ये इलीगल है। तो while the use of such structures may not necessarily be illegal, they do raise question over the nature of the transaction, as the investigations have also shown many of the individuals concerned are under the glare of the investigative agencies। अब इसके लिए किया क्या जा रहा है, तो यहाँ पर CBDT ने एक मल्टी एजेंसी बना दी है कि मल्टी एजेंसी प्रूव की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जिन भी इंडियंस के नाम आए हैं उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वाइल दिस इज़ अ वेलकम स्टेप है कि CBDT यहाँ पर मल्टी प्रोब कर रही है, मल्टी एजेंसी प्रोब कर रही है। वेल द रिच इंडल्ज इन सच मैनोवर्स, अ लॉट ऑफ इट इज़ लीगल, तो जो रिच इस मैनोवर्स में इंडल्ज हो रहे हैं ये लीगल है, इसमें काफ़ी लोग लीगल तरीके से कर रहे होंगे, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो यही है, लार्जर रिस्क इसी में है, क्योंकि इससे डीलेजिटिमाइजेशन हो रहा है वेल्थ का। जैसे हम आप जैसे लोग तो पूरा टैक्स दे रहे हैं, तो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स हु पे दे शेयर ऑफ टैक्स आर अनलाइकली टू बी कंफर्टेबल नोइंग दैट द एलीट विद एक्सेस टू एक्सपर्ट एडवाइस, तो जो एलीट हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस है, वो कैसे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और सिस्टम को गेम करके अपना टैक्स बचा रहे हैं, वो हम और आप जैसे लोग तो नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉट ओनली डज दिस डिप्राइव द गवर्नमेंट ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यूज से तो गवर्नमेंट डिप्राइव होती है, गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स आएगा तभी तो गवर्नमेंट अच्छी रोडें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स ही नहीं आएगा तो गवर्नमेंट कैसे ये हेल्थ फैसिलिटीज़ या पब्लिक फैसिलिटीज़ लोगों को दे पाएगी। तो इससे जो लोग होते हैं, ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उनकी रिच के प्रति रिसेंटमेंट और ज़्यादा बढ़ती है, उन्हें लगता है ये लोग हैं, ये लोग सारा पैसा खा कर बैठे हैं, और जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट में भी ये पता चला, तो जो 1% लोग हैं वो लगभग 70% ऑफ द रिसोर्सेज को लेकर बैठे हैं। तो नॉट ओनली डज दिस डिप्राइव द गवर्नमेंट ऑफ टैक्स रेवेन्यूज क्रिटिकल फॉर फंडिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के टाइम में जो गैप है रिच और पुअर का वो बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से जो रिसेंटमेंट अगेंस्ट द रिच वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर रिसेंटमेंट अमीरों के लिए और ज़्यादा बढ़ेगी तो जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है उसको थ्रेटन हो सकता है। तो डिस्क्लोजर्स सच एज दीज रीट्रेट द नीड फॉर कॉम्प्रहेंसिव ऑल एनकम्पसिंग रिफॉर्म, तो यहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब जैसे भी टैक्स सिस्टम में जो भी गैप्स हैं उनके लिए और टफ लॉज लाने की ज़रूरत है, तो ये सब करने की ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द ऐसा हो सके ताकि जो लोगों का रिसेंटमेंट अगेंस्ट द रिच वो ना डेवलप हो। अब यहाँ पर DU में जो कट ऑफ है वो 100% चला गया है। तो ऑथर ने बोला ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप 100% लोगों को यहाँ पर एग्जाम अपने कॉलेज में ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत एकेडमिक एक्सीलेंस ले रहे हो, एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है बट अ रेस टू द बॉटम। ये दिखाता है कि जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस में है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अगर हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कम है, तो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का गैप बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड सप्लाई गैप भरने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल DU में जो DU के अंदर कॉलेजेस हैं उनका नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ
70,000 सीट्स हैं, 70,000 सीट्स के लिए इतने सारे बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो 70,000 सीट्स और वहाँ पर आपने 100% कट ऑफ रख रखा है। तो 100% कट ऑफ का मतलब ये सिर्फ 1% बच्चे ही उन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर 1% बच्चे ही वहाँ पर सीट्स के लिए एलिजिबल हैं तो बहुत सारे बच्चे अपने आप को एक फेलियर देखेंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। तो ना यंग कंट्री लाइक इंडिया द डिमांड फॉर हायर एजुकेशन विल ओनली कीप ग्रोइंग। तो यंग कंट्री जो कि इंडिया है, हायर एजुकेशन के लिए हमेशा डिमांड ऊपर ही जाती जाएगी। बट टू फिक्स अ सिस्टम दैट सेट्स अप द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फेलियर कॉल्स फॉर मोर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी वाया ग्रेटर पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का टास्क क्लियर कर देना चाहिए। ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट है कि 100% कट ऑफ होना चाहिए, बहुत ही इरेशनल चीज़ है। जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट करा सकती है एडमिशन्स के लिए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन 100% कट ऑफ काफ़ी इरेशनल है। अभी डिजिटल हेल्थ इंडिया मिशन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। तो डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया था, अब इससे टेक्नोलॉजी से क्या क्या फ़ायदा आएगा अगर हम टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर में इम्बाइब करेंगे। तो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए सिर्फ इनएविटेबली नहीं है, इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग 10 साल पहले प्राइवेट सेक्टर ने कोशिश की थी कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए, लेकिन उस समय इसको बहुत लिमिटेड सक्सेस मिली थी क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, अब इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सेकंड, डिजिटाइजेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉजिटिव गिवन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पेस एंड रिट्रीविंग ह्यूज डेटाबेस। अब यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा कलेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल हर हॉस्पिटल किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही डेटा बहुत बार कलेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिपोजिटरी है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो अगर ऑर्गेनाइज रिपोजिटरी होगी तो जो पेशेंट का डेटा है उसको कैसे क्लिनिकल और ऑपरेशनल रिसर्च के लिए यूज़ किया जा सकता है। तीसरी बात ये, ऑथर ने यहाँ पर थाईलैंड की केस स्टडी दी है कि जो ऑथर ने एक बार थाईलैंड हॉस्पिटल विजिट किया था, तो वहाँ पर सब कुछ पेपरलेस है। जब तक ये अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जब तक ऑथर हॉस्पिटल तक गए वहाँ पर डॉक्टर को सब पता था ऑथर के बारे में कि ऑथर को कौन कौन सी डिजीज़ हैं, कौन कौन से इन्होंने टेस्ट कराए हैं। तो यहाँ पर दोबारा इनको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि डॉक्टर ने उन्हीं रिपोर्ट्स का रेफर कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप हर नए डॉक्टर के पास जाते हो तो वो फिर से वही टेस्ट लिखता है जो कि पहले डॉक्टर करवा चुका है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि बार बार एक ही चीज़ करवाने की ज़रूरत होती है, तो इसे रिड्यूसिंग ऑफ टेस्ट हो जाएगा कि बार बार एक ही टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लिंकेजेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए लेकिन चाहिए पैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि डीएचआईडी ने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 20% से बढ़ा दी है। अब ये जो 20% से कॉस्ट बढ़ाई है ये अल्टीमेटली लोगों के ऊपर ही आने वाली है। तो लोगों को जो डॉक्टर देखते हैं उससे अब वो और ज़्यादा पैसे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर फिस्कल इंसेंटिव गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत है। तो दिस रिजल्टेड, जैसे कि ऑथर ने यूएसए का एग्जांपल दिया है कि यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट ने लगभग $30 बिलियन का इंसेंटिव दिया था, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को भी इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। और इंडियन गवर्नमेंट को और ज़्यादा इंसेंटिव देने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हमारे यहाँ तो नॉर्मल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको कई हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, अकोमोडेशन की दिक्कत है, ट्रेन पर्सनल की दिक्कत है। तो हमारे यहाँ तो और ज़्यादा यहाँ पर इंसेंटिव देने की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो लास्ट इशू वो प्रिवेसी का ये है कि यहाँ पर जो भी आपका डेटा है कभी वो हैक हो सकता है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम कंसेंट लेंगे, तो आप जब कंसेंट ले रहे हो तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। अब जो गांव का इंसान है उसे नहीं पता वो किस चीज़ की कंसेंट दे रहा है, तो हाउ फार दिस इज कंसेंट प्रैक्टिकल फॉर एन इलिटरेट वल्नरेबल पेशेंट डेस्परेट टू गेट वेल। अब किसी को बहुत जल्दी सही होना है, उस वो कंसेंट को कोई फॉर्म नहीं पड़ता है कि क्या कंसेंट में क्या लिखा है, वो बस कंसेंट दे देगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि कैसे वो फायरवॉल्स क्रिएट करवाए, ट्रस्ट क्रिएट करवाए, ताकि ये जो डेटा वो लीक ना हो, क्योंकि आधार कार्ड्स को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्रीच होता है। एक और बात बोली गई है कि इससे टेली कंसल्टेशन आसान हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन टेली कंसल्टेशन की भी कुछ लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल किसी को कोई क्रोनिक इलनेस है तो वो टेली कंसल्टेशन से सॉल्व नहीं हो सकती। टेली कंसल्टेशन से सिर्फ ऑफ माइनर प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो डिजिटल हेल्थ इंडिया मिशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट होंगे उसकी रिड्यूसिंग हो जाएगी। इसके अलावा एक जगह रिपोजिटरी, वेल ऑर्गेनाइज रिपोजिटरी होगी तो उससे कोई भी रिसर्च करनी है तो वो आसान हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट को अपना इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी तभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा टेक्नोलॉजी को इम्बाइब करने का हेल्थ सेक्टर में। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा और यहाँ पर जो हैकिंग के इश्यूज़ है, प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट को उसको यहाँ पर देखना चाहिए। अब ब्रिज टू आसाम्स अदर। अब असम में एक मियाँ कम्युनिटी रहती है, तो मियाज़ आर मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल ओरिजिन, या तो असोमिया मुस्लिम्स ऑफ बंगाली ओरिजिन। तो मियाज़ कौन है आपको पता चल गया। अब इनका जो माइग्रेशन हुआ था असम में वो लगभग मिड 19th सेंचुरी में हुआ था। तो इनको जो बांग्लादेशी बोला जाता है, ये एक्चुअली बांग्लादेशीज नहीं है, इंडियंस ही हैं, क्योंकि इनका जो माइग्रेशन हुआ था वो मिड 19th सेंचुरी में हुआ था। तो माइग्रेशंस की वजह से इन्होंने असिमिलेट कर लिया असोमिया कल्चर और बाद में इन्होंने असोमिया को ही अपनी आइडेंटिटी और लैंग्वेज समझ लिया।
येट द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी ऑफ असम, लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए उसके बाद असम में लार्ज स्केल अदरिंग देखी गई कि मियाँ कम्युनिटी को माना जाता नहीं, ये तो अदर्स हैं, हमें इन्होंने हमारे लैंड हथिया रखा है, इन्होंने हमारे रिसोर्सेज कब्जा रखे हैं। तो ऐसे तरीके से उनको देखा जाने लगा। प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगा मियाँस का, जैसे कि उनको बांग्लादेशी बोला गया, इलीगल इंक्रोचर्स बोला गया। उसके बाद गवर्नमेंट भी इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कुछ कर नहीं रही, जबकि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा डीपन कर रही है। जैसे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के द्वारा ये जो कम्युनिटी है मियाँ कम्युनिटी, उसका मार्जिनलाइजेशन किया जा रहा है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल क्रिएट कर देंगे असम में, जिनको डाउटफुल वोटर्स बोला जाता है। इसमें ज़्यादातर लोग मियाँ कम्युनिटी के ही हैं। असम अभी क्या कर रहा है, दरांग डिस्ट्रिक्ट में इविक्शन ड्राइव कर रहा था। तो इविक्शन ड्राइव में भी मेनली मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जा रहा है। उनको नोटिस भी दिए गए थे, वो भी रात को, दूसरे दिन सुबह इविक्शन ड्राइव शुरू हो गई। तो ऐसा किया जा रहा है कि कैसे अदरिंग की जा रही है। और ये जो लोग हैं, ये लैंडलेस लोग बहुत ज़्यादा असम में इस वजह से हैं। असम हैज़ थाउजेंड्स ऑफ लैंडलेस पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन। वो इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पर जब इरोजन होता है, रिवर बैंक इरोजन होता है, नेचुरल कैलामिटी आती है, तो कोई वायलेंस होता है, तो उस वजह से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। इसलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लैंडलेस है। तो गवर्नमेंट इन लैंडलेसनेस को किस पर ब्लेम कर देती है कि ये जो दूसरे लोग हैं कि इलीगल बांग्लादेशी या मियाँ कम्युनिटी है, जिसकी वजह से आप लोग लैंडलेस हो, हम इनसे लैंड लेंगे, हम इंडिजिनस कम्युनिटी को देंगे। तो गवर्नमेंट बस फ़ायदा उठा रही है लोगों में जो भी दरारें हैं उसका। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला सिविल सोसाइटी यहाँ पर एक रोल प्ले कर सकती है कि जैसे इंटर कम्युनिटी गैप है, इसको कैसे ब्रिज किया जाए। तो फॉर एग्जांपल दिस मे बी डन बाय द सिविल सोसाइटी परहैप्स थ्रू अ ब्रिजिंग प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल द पीपल ऑफ अपर असम मस्ट बी एजुकेटेड दैट मियाज और नॉट बांग्लादेशी। जो अपर असम में लोग रहते हैं उनको बताया जाए जो मियाज है वो बांग्लादेशी नहीं है बल्कि उनके ही लोग हैं। तो अंडर सच प्रोजेक्ट सम people from villages of eastern Assam could be invited to spend time in Mia villages. For example, जो अपर असम के लोग हैं, ईस्टर्न असम के, वो मियाँ विलेज में आए, उनसे बातचीत करें। तो यहाँ पर सोशल ब्रिज के थ्रू ये गैप जो है वो फुलफिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट इस गैप को फुलफिल कराना चाहती ही नहीं है, गवर्नमेंट बस इसको एक्सप्लॉइट करना चाहती है। आगे चलते हैं। अब NIRF की रैंकिंग आई थी, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब ऑथर ने बोला NIRF में कितनी ज़्यादा कमी है और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत सारी रैंकिंग आती है, जैसे इंडिया की NIRF रैंकिंग है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का अपना रिसर्च परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी होती हैं जिसमें इंडिया काफ़ी बुरा परफॉर्म करता है। तो अब रैंकिंग्स हैं, ठीक है। अब जो NIRF रैंकिंग है वो 6 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। तो आप पैरामीटर्स देख सकते हैं, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन अबाउट द इंस्टीट्यूशन। तो ओवरऑल स्कोर इनका क्या किया जाता है, वेटेज लिया जाता है सारे पैरामीटर सब पैरामीटर्स का, उसके बाद यहाँ पर स्कोर अलॉट किया जाता है। अब ऑथर ने बोला है ये जो NIRF रैंकिंग है इंक्लूसिव नहीं है। अब ये क्यों इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे पैरामीटर्स को यहाँ पर कंसिडर ही नहीं कर रहा हो। तो हाउ कैन बी इंक्लूड द स्किल्स दैट एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इम्पार्ट्स टू स्टूडेंट्स। तो कौन सी स्किल यहाँ पर यूनिवर्सिटी इम्पार्ट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को, आपने वो इंक्लूड नहीं की। दूसरी बात, फाइनेंशियल हेल्थ और साइज इंक्लूड नहीं किया। फाइनेंशियल हेल्थ और साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो IISc है जिसमें सिर्फ 462 फैकल्टी मेंबर्स है 4000 बच्चों के लिए, यहाँ पर फैकल्टी रेशो 1:8.6 का, मतलब 8.6 में एक फैकल्टी है, उसको लगभग 350 करोड़ रुपए मिलते हैं सेंट्रल ग्रांट्स में। BHU जहाँ पर 2000 टीचर्स हैं फॉर 32,000 स्टूडेंट, जहाँ पे रेशो मतलब 16 बच्चों में एक है, उसको 200 करोड़ मिलते हैं। यूनियन बजट IITs को, सिर्फ IITs को 7,686 करोड़ रुपए अलॉट करता है और बाकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला के 7,643 करोड़ अलॉट कर रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है IITs को कंबाइन भी कर लो और सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरऑल कंपाइन कर लो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, तो यहाँ पर उसके बाद भी IITs को एलोकेशन ज़्यादा होता है। अब आप जिनको ज़्यादा एलोकेशन दे रहे हो, तो सम डिपार्टमेंट्स इन द IITs हैव इवन बेटर फैकल्टी रेशियोज़। तो आप जब IITs को ज़्यादा फाइनेंशियल एलोकेशन दे रहे हो, फिर आप उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्यों कंपेयर कर रहे हो जिनको आप कम फाइनेंशियल एलोकेशन दे रहे हो। या तो आप सबको फिर उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपेयर करो। तो वाइल स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी के बजट से भी बहुत ज़्यादा कम है और उसके बाद भी हम सबको सेम क्वालिटी पैरामीटर्स पर माप दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। फिर ऑथर ने बोला एक और यहाँ पर पैरामीटर होना चाहिए, वो होना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब IITs में जो सेंट्रल ग्रांट में इतने सारे पैसे दिए जाते हैं और ये IITians क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ने के बाद ये चले जाते हैं ब्रेन ड्रेन करते हैं और ये USA में जाके जॉब करेंगे, तो ऐसे ये फॉरेन चले जाते हैं। तो स्पेशली व्हेन सेवरल ऑफ आर स्टूडेंट्स फ्रॉम एलीट इंस्टीट्यूशंस एजुकेटेड ऑन पब्लिक मनी, तो पब्लिक मनी के द्वारा ये तो एजुकेट हो रहे हैं, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये कंट्री को अपने सर्व भी नहीं करते हैं। तो ROI एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए जो कि NIRF रैंकिंग्स में नहीं है, कि हम जो IITs में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करें उससे इंडिया को क्या इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो भी ज़्यादातर IITians हैं, जो भी आपको टॉप टेक के CEOs मिलेंगे वो इंडियंस ही हैं। तो पर वो इंडिया में तो नहीं रह रहे हैं, उन्होंने तो इंडियन सिटीजनशिप तक छोड़ दिए। तो हम, हमारी गवर्नमेंट ने जो उसके ऊपर पैसा लगा उससे हमें क्या फ़ायदा मिला।
जो डाइवर्सिटी इंडियन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन पढ़ा रहा है, कोई सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन है, कोई मल्टी डिसिप्लिनरी है, कोई सिंगल डिसिप्लिन है। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस को एम्ब्रेस नहीं किया जा रहा और सारे एजुकेशन जो भी यूनिवर्सिटीज़ उनको सेम रैंकिंग पर रखा जा रहा है। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगी। यहाँ पर अगर सिंगल डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन वालों को आप अलग रैंकिंग करो, मल्टी डिसिप्लिनरी को अलग रैंकिंग करो, तो ऐसे आपको रैंकिंग करनी चाहिए। फिर ऑथर ने एक बात बोली है कि एक्रेडिशन और रैंकिंग दो अलग चीज़ें हैं। तो एक्रेडिशन में तो सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा अपना एक्रेडिशन दिखाती है कि नहीं हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है, ये हैं वो हैं। उसके बाद रैंकिंग में वो क्यों पीछे रह जाती। तो यहाँ पर उनकी अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि अगर आप एक्रेडिशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप रैंकिंग में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए 2011 में एक बिल भी आया था, लेकिन जो बिल है वो कभी पास ही नहीं हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने बोला, एक्रेडिशन ऑन द अदर हैंड इज अ पीयर रिव्यूड प्रोसेस एंड इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ सब्जेक्टिविटी, दो बोथ आर इम्परफेक्ट। एक्रेडिशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस वुड प्रोबेबली बी द डी फैक्टो स्टैंडर्ड इन द फ्यूचर लाइक इन द यूएस। अब इंडिया में दो फैक्टर्स मिसिंग हैं ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम से। पहला ये, हमारे यहाँ इंटरनेशनल फैकल्टी नहीं है। अब हमारे यहाँ इंटरनेशनल फैकल्टी नहीं है। अब इंटरनेशनल फैकल्टी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यू प्रोपोजिशंस ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन होंगे तो अपने आप ही इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट्स आएंगे। अगर हमारे इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो यहाँ ये इंडिकेटर है कि हमारी क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो अच्छी नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी रिसर्च है वो इतनी एडिक्वेट नहीं है कि उससे इंडस्ट्री में कनेक्ट बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल, हमारे पेटेंट्स तो फाइल होते हैं, लेकिन उन पेटेंट्स की वजह से कोई हम प्रोडक्ट नहीं बना पाते जिसकी और ज़्यादा वैल्यू हो। तो पेटेंट ट्रांसलेटेड टू प्रोडक्ट्स हैव वैल्यू, नॉट पेटेंट्स दैट आर जस्ट फाइल। तो सिर्फ आपने पेटेंट फाइल कर लिया, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा, तो उस पेटेंट का कोई मतलब नहीं है। टू मेक दिस हैपन, जो NIRF है उसमें और टॉप एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जो कि सिर्फ हमारे कंट्री से नहीं, इंटरनेशनल से भी होने चाहिए। तो ओनली नॉट फ्रॉम द कंट्री बट ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड इन इट्स कोर कमिटीज़। तो आई होप आपको समझ आ गया। सबसे पहले ऑथर ने बोला जो NIRF की रैंकिंग है वो फ्लॉड है। उस रैंकिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स की कमी भी है। फॉर एग्जांपल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इंक्लूड करना चाहिए। जो फाइनेंशियल आप कम पैसे दे रहे हो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को और उनको सेम पैरामीटर पे रख दे रहे हो, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फंडिंग की कमी होती है। जो एक्रेडिशन और रैंकिंग उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी की अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे पहले ऑथर ने यही बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे रेफ्यूजी, इंडिया ने हमेशा बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ आने दिया है, भले ही वो ज़ोरास्ट्रियन और ईरान से या अफगानिस्तान से भी रेफ्यूजी आ रहे हों। तो हमारे यहाँ कोई भी रेफ्यूजी आना चाहता है, इंडिया ने हमेशा उससे एक्सेप्ट किया है। तो कोई भी रेफ्यूजी हो, फॉर एग्जाम्पल, वेलकमिंग रेफ्यूजीज लाइज एट द कोर ऑफ इंडिया सेकुलर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज़। तो हमने फॉर एग्जाम्पल ज़ोरास्ट्रियंस फ्रॉम ईरान को अपने यहाँ रेफ्यूजी की तरह रखा, श्रीलंकन्स इन 1980s और अफगान्स ड्यूरिंग वेरीड वेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई भी रेफ्यूजी का कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो हमारे यहाँ कोई नेशनल रेफ्यूजी फ्रेमवर्क नहीं है। तो हमारे यहाँ जो रेफ्यूजी को एक्सेप्टेंस दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दी जाती है। तो इंटरवेंशन रेफ्यूजी असिस्टेंस इन इंडिया हैव लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंटरिम पॉलिसीज। तो उस समय की पॉलिसी जो डिसाइड करती है उसके हिसाब से यहाँ पर रेफ्यूजी को असिस्टेंस दी जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नेशनल रेफ्यूजी फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्योंकि हमने रेफ्यूजीज़ के लिए हमेशा बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन हम उस अच्छे काम को ग्लोबली दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई नेशनल रेफ्यूजी फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो यहाँ पर नेशनल रेफ्यूजी फ्रेमवर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑथर ने सबसे पहले बताया है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि नेशनल रेफ्यूजी फ्रेमवर्क होने की क्यों ज़रूरत है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है अभी तक। तो फॉर एग्जाम्पल, सम में आर्ग्यू दैट इंडिया कंटिन्यूज टू टेक द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू रेफ्यूजीज़, क्योंकि हम हमेशा रेफ्यूजी के लिए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स की हमें दिक्कत, उसके बाद भी हम ये अप्रोच रखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखते हैं। हमने बांग्लादेश के लोगों को भी आने दिया, बल्कि हमारे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। तो हम जब भी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखते हैं, सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, तो क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। तो हमें इसकी इसलिए ज़रूरत है ताकि कभी कभी कंट्री ऑफ ओरिजिन को क्या लगता है कि होस्ट कंट्री जो है फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर पॉलिसी रखेंगे कि हमारी यही पॉलिसी है, ये हमारी सॉलिड पॉलिसी, हम इसी को रखने वाले हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, हम इसे चेंज नहीं करने वाले, तो ये जो एक फ्रिक्शन डेवलप होता है बिटवीन द होस्ट कंट्री एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो नहीं होगा। इसके अलावा जो डिस्क्रिपेंसीज है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हमें एक नेशनल रेफ्यूजी फ्रेमवर्क हमारी कंट्री में होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको पता होगा तमिलनाडु में। बस यहाँ पर ये लोकेशन मुझे आपको बतानी थी। अब यहाँ पर पेंडोरा पेपर से ये पता चला जो लंदन है वो की हवे टैक्स अवॉइडेंस का। तो लंदन प्रॉपर्टी मार्केट हैज़ फॉर ईयर्स स्ट्रगलिंग टू शेक ऑफ अ रेपुटेशन फॉर प्लेइंग अ सेंट्रल रोल। तो लंदन का सेंट्रल रोल है कि कैसे रिच पीपल जो है अराउंड द वर्ल्ड वो अपनी जो भी वेल्थ को छुपाना होता है तो वो लंदन का ही यूज़ करते हैं
फॉर एग्जाम्पल रशियन ओलिगार्क्स हैव बीन हाई प्रोफाइल परचेजर्स ऑफ लंदन प्रॉपर्टीज इन रिसेंट ईयर्स। तो लंदन में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है रशियन ओलिगार्क के द्वारा, तो ये सब ऑफशोर एसेट्स में आ रही हैं। तो ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट्स आर कॉलिंग ऑन ब्रिटेन। तो अब ब्रिटेन को बोला जा रहा है कि अपने जो कंट्री के डिफेंसेस है मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स अवॉइडेंस को लेकर उसे और ज़्यादा टाइट करो, क्योंकि अभी फाइनेंशियल डेटा से पता चला है कि यहाँ पर लंदन को कैसे टैक्स हब की तरह यूज़ किया जा रहा है, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स ऑफ लंदन। द कैश ऑफ ऑलमोस्ट 12 मिलियन फाइल्स का जो रिलीज़ हुआ है उसमें ये सारी बातें पता चली। पेंडोरा पेपर्स आपको ये सब पता है। अब 2019 में एक एनालिसिस रिलीज़ हुई थी जिससे ये पता चला था जो 87,000 प्रॉपर्टीज़ हैं इन इंग्लैंड एंड वेल्स वो ओन की जाती हैं बाय एनोनिमस कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवंस। तो टैक्स हेवंस में जो कंपनीज रजिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर इंग्लैंड और वेल्स में प्रॉपर्टी खरीदी गई हैं। तो इसके लिए लंदन कुछ करे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब यहाँ पर क्लाइमेट साइंस के लिए फर्स्ट नोबेल मिला है। तो पहले आप नाम देख लो किस किसको नोबेल प्राइज़ मिले। तो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स तो मनाबे, क्लॉस हेजलमैन और यहाँ पे जॉर्जियो पैरिसी, तो इन दोनों को मिला है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो जॉइंटली विन 1/2 ऑफ द प्राइस फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट। इन्होंने अर्थ की क्लाइमेट की मॉडलिंग की थी। इन्होंने ये बताया था ग्लोबल वार्मिंग प्रेडिक्ट किया था इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग। तो 1/2 प्राइज़ इन्हें मिला है और जो 1/2 प्राइज़ मिला है वो मिला है जॉर्जियो पैरिसी को। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आसान बनाया। तो वो था डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये आपको पता चल गया मनाबे और हेसलमैन को यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए मिला है। तो मनाबे शेयर्ड 1/2 ऑफ द प्राइज विद क्लॉस हेसलमैन एंड अदर क्लाइमेट साइंटिस्ट, और जो अदर हाफ गया वो गया जॉर्जियो पैरिसी को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो यहाँ पर पैरिसी ने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ रिसर्च किया। अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सिस्टम वो होते हैं जिसमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो दीज आर सिस्टम्स विद अ वेरी हाई डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो वेदर और क्लाइमेट फिनोमेना ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। तो इनके बारे में, इनकी रिसर्च के बारे में सिर्फ इतना ही दिया। तो जॉर्जियो पैरिसी की रिसर्च के बारे में सिर्फ इतना दिया है कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग को एडवांस किया है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम वो होते हैं जिनमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम वो होते हैं जिसमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्होंने सिर्फ इनके बारे में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन दोनों के बारे में दी है, तो मनाबे और हेसलमैन के बारे में, तो वो हम देख लेते हैं। तो 1967 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम क्लाइमेट साइंटिस्ट को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है, वो भी फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। आईपीसीसी को नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन पीस नोबेल मिला था 2007 में। आईपीसीसी को इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट चेंज को दुनिया के सामने लाए थे कि क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी दिक्कत है, हमें इससे लड़ना चाहिए। तो 2007 में यहाँ पर आईपीसीसी को पीस नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर इसके अलावा केमिस्ट्री का नोबेल मिला था एक बार पॉल क्रुटजेन को 1995 में, क्योंकि उन्होंने ओजोन लेयर के ऊपर कुछ स्टडी की थी। तो 1967 पेपर जो था वो सेमिनल वर्क था। तो 1967 का पेपर जो मनाबे और वेदरलैंड का था, लेकिन वेदरलैंड की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। तो मनाबे और हेसलमैन को इस बार ये नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स का। आगे हम चलते हैं। तो मनाबे वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग द फर्स्ट कपल्ड मॉडल इन विच ओशन एंड एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शंस आर मॉडल टुगेदर। फॉर एग्जांपल आप ये मॉडलिंग देख सकते हैं इन्होंने कैसे किया। इन्होंने बोला है, ये तो आपको पता होगा, हॉट एयर आपने ये सब ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, फिर वो कन्वेक्शन की वजह से राइज होती है। इन्होंने ही बताया था जो वाटर वेपर है वो एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, उसकी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई थी। इसके अलावा जो दूसरे वाले हैं हेसलमैन, वो एक ओशिनोग्राफर, उन्होंने क्लाइमेट साइंस के ऊपर स्टडी की और उन्होंने ये बताया ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये ह्यूमन की वजह से हो रही है, तो एंथ्रोपोजेनिक मीन्स से हो रही है। तो पहले 2000 में ये बहुत डिबेट होती थी जो ग्लोबल वार्मिंग है ये नेचुरल मीन्स से वजह से है या तो फिर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। तो अगर इस बार की आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट देखो तो उन्होंने क्लियर कर दिया जो क्लाइमेट चेंज है वो ज़्यादा जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। तो ये क्लॉस हेसलमैन की रिसर्च की वजह से ही ये बात पता चली है। तो अब क्लाइमेट चेंज पे प्राइजेस भी मिल रहे हैं, तो लोगों का ध्यान अब क्लाइमेट चेंज पर और ज़्यादा होगा। आपको एंटी डिफेक्शन के बारे में सब पता होगा। आई होप सो कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी होगी, क्योंकि अब तो एग्जाम भी आने वाला है 4 दिन बाद। अब सबसे पहले व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डिफेक्शन। डिफेक्शन होता है कि डिफेक्शन ये होता है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट ने किसी फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के इलेक्शन पे टिकट लड़ी, उसके बाद वो वॉलंटरी गिव अप कर देता उसकी मेंबरशिप, या तो फिर पार्टी ने जैसा बोला है उसके अगेंस्ट वोट करता है, तो यहाँ पर वो डिफेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भी डिफेक्ट हो जाएगा। कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करता है कोई भी, तो वो भी डिफेक्ट हो जाएगा। अब डिसीजन कौन लेता है डिफेक्शन का? तो स्पीकर लेता है लोकसभा में और राज्यसभा में चेयरमैन लेते हैं। अब इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि कितने टाइम में स्पीकर डिसीजन लेगा, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में डिसीजन ले लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो स्पीकर है वो जब तक लेजिस्लेचर का टर्म एंड नहीं हो जाता वो उसके ऊपर डिसीजन ही नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। अब कोल क्रंच बहुत ज़्यादा हो गया है, हर जगह चल रहा है। यूरोप में नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, चाइना में पावर आउटेजेस हो रहे हैं, तो इंडिया में भी कोल क्रंच बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ हमारे पास बहुत कम टाइम का ही कोल बचा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है जो थर्मल पावर प्लांट है कंट्री के, वहाँ पर कोल शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने बोला है जो
कैप्टिव माइन से वो लगभग 50% एनुअल कोल जो है वो बेच सकती हैं। तो गवर्नमेंट एंड ट्यूजडे नोटिफाइड रूल्स अलाउइंग द सेल ऑफ अप टू 50% ऑफ द एनुअल कोल इन लिग्नाइट आउटपुट ऑफ कैप्टिव माइंस। तो यहाँ पे अगर वो कैप्टिव माइंस का जो भी उन्होंने कोल रख रखा है, अगर उसकी वो प्रोडक्शन करके बेचेंगी तो यहाँ पर जो कोल क्रंच है उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। यहाँ पर हम लास्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, ओपनिंग अप कंपटीशन इन डिस्कॉम की टू एफिशिएंसी नियरली ऑल स्टेट्स ऑन बोर्ड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसको ओपन अप किया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो भी एंटर कर सकता है। तो अब इसकी वजह से यहाँ पर मिनिस्टर का ये कहना है, इसकी वजह से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हम ओपन कंपटीशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेस्ट सोल्यूशन होगा, जो कि हो सकता है जो भी सेक्टर यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है। फॉर एग्जांपल जो पावर डिस्कॉम सेक्टर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट लेडन है। भले ही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम अनाउंस कर चुकी है, फॉर एग्जांपल उदय अनाउंस कर चुकी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो इनका डेट कम हो जाता है, लेकिन वापस से फिर से डेट लेडन हो जाती है। यहाँ पर पुअर बिलिंग है इनके द्वारा, कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ख़राब है, हाई रिसीवेबल्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट हैव लेड टू स्टेट ओन डिस्कॉम्स, ये कंसिस्टेंटली हाई लॉसेस के साथ स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो इनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। तो यहाँ पर अगर कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो इनको भी कंपटीशन में बने रहने के लिए इनको भी अपने लॉसेस कम करने पड़ेंगे। तो यही सबसे बेस्ट स्टेप है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी आने दिया जाए, जिसकी वजह से अगर कॉम्पिटिशन होगा तो यहाँ पर कंज्यूमर के पास भी जो चॉइसेस होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो दे विल इंश्योर दैट कंज्यूमर्स गेट अ चॉइस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैव टू कम्पीट विद ईच अदर। अब इनका ये मानना है कि बाकी सारे स्टेट्स तो इसके लिए कंसेंट दे रहे हैं, लेकिन जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का ये कहना, अगर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स क्या करेंगे, चेरी पिकिंग करेंगे, वो उन्हीं एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे जहाँ पर उनको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स चेरी पिकिंग एरियाज़ विद हाई प्लेइंग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स, और गाँव में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होगी वो स्टेट डिस्कॉम्स को करनी होगी, और गाँव में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो सब्सिडाइज रेट्स में होती है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो नुकसान होने वाला है वो स्टेट डिस्कॉम्स को ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर का ये कहना है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस सब्सिडाइजेशन तो अभी भी चलेगा। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब ये होता है जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो उनसे हायर टैरिफ चार्ज किया जाता है, ताकि जो एग्रीकल्चर और जो रूरल लोग रहते हैं उनको सब्सिडाइज रेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। तो वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन चलने ही वाला है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।